हेलो स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल मार्केट्स चैप्टर नंबर 10 है ये पल सरिहंत इकोनॉमी से। तो आरबीआई मैंने आपको इसमें पढ़ाया है कि कौन कौन सी फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेटरीज होती हैं उनके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सब्सिडरी क्या है आरबीआई की। तो देखिए आरबीआई की जो सब्सिडरी होती हैं, फर्स्टली वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द सब्सिडरी। सब्सिडरी एक कुछ वो कंपनीज होती हैं जो ना खुद मालिक नहीं होती, जिनकी एक पेरेंट और होल्डिंग कंपनीज होती हैं जिनकी हेल्प से वो वर्क करती हैं। जैसे कि आरबीआई इज़ द पेरेंट कंपनी और आरबीआई के अंडर ये सारी कंपनी काम करती हैं साथ मिलके। तो ये कंपनी है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी देती है इंडिया में। और भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड, रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलिड सर्विसेज एंड रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। तो ये सब हैं। इसमें देखिए पेरेंटिंग जो होल्डिंग कंपनीज होती हैं जैसे आरबीआई, आरबीआई का इन सब में कितना 51% से ज़्यादा शेयर आरबीआई के होंगे। तो आरबीआई इज़ द पेरेंटिंग होल्डिंग और ये सब्सिडरीज हैं किसकी, आरबीआई की। ये यानी कि आरबीआई के नीचे वर्क करती हैं। अब देखेंगे आरबीआई सरप्लस ट्रांसफ़र। अब आरबीआई के पास कुछ ऐसा भी अमाउंट होता है जो कि सरप्लस में होता है, जो एक्स्ट्रा होता है। तो आरबीआई क्या करती है, आरबीआई सेक्शन 47 के अकॉर्डिंग अपने सरप्लस अमाउंट को दे देती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्योंकि ये 100% ऑक्यूपाइड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओन कंपनी है, ओन बैंक है, यू नो वेरी वेल। और डिफरेंस क्या है देखिए, आरबीआई की इनकम और एक्सपेंडिचर जो होता है वो होता है इसका सरप्लस। आरबीआई की जो इनकम है, जो एक्सपेंडिचर उसमें से माइनस कर दी और जो इनकम बची दैट इज कॉल्ड सरप्लस। तो अब देखेंगे इनकम क्या क्या होती है आरबीआई की और आरबीआई का एक्सपेंडिचर क्या क्या होता है। तो इंटरेस्ट ऑन होल्डिंग ऑफ डोमेस्टिक एंड फॉरेन कंट्रीज, जो भी इंटरेस्ट होता है किसका, डोमेस्टिक और फॉरेन सिक्योरिटीज़ पर जो इंटरेस्ट आता है वो आरबीआई की इनकम है। इंटरेस्ट ऑन लोन्स टू बैंक, यानी कि असेट्स, जो भी बैंक कुछ लोन प्रोवाइड करता है उन पर जो इंटरेस्ट आता है वो इनकम है। फील एंड कमीशंस फ्रॉम इट्स सर्विसेज, इसकी जो ये सर्विसेज देता है उसकी जो फीस और कमीशंस आती हैं, जैसे कि मैनेजमेंट कमीशन, फिर फॉर पब्लिक डेट मैनेजमेंट जो करता है उसकी फ़ी। प्रॉफिट फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज ट्रांसैक्शन, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांसैक्शन से जो भी प्रॉफिट मिलता है, जो रिटर्न्स होते हैं सब्सिडरीज एंड एसोसिएट के वो सब। और एक्सपेंडिचर क्या है देखिए, प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट्स, करेंसी नोट्स आरबीआई छापता है। सैलरी एंड पेंशन जो होती है स्टाफ की, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस होते हैं ऑफिस के, और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स एंड बोरोइंग्स, और प्रोविजंस फॉर कंटिजेंसी, जो भी इमरजेंसी की स्थिति आती हैं, जो भी खर्चे होते हैं उन सब के प्रोविजंस। तो ये है आरबीआई का इनकम और एक्सपेंडिचर। अब हम पढ़ेंगे आरबीआई की लायबिलिटीज़ क्या क्या हैं, यानी कि आरबीआई के पास क्या क्या लायबिलिटीज़ हैं जो उसको वापस करनी है, वो असेट्स नहीं है आरबीआई की। तो फर्स्ट इज नोट्स इश्यूड, जो भी नोट सर्कुलेशन में होते हैं या जो भी नोट बैंकिंग डिपार्टमेंट के पास होते हैं वो आरबीआई की लायबिलिटी है, यानी कि वो आरबीआई को लौटाने होते हैं, वो आरबीआई अपने पास नहीं रख सकता एज अ सरप्लस अमाउंट। इसके बाद डिपॉजिट विद आरबीआई, आरबीआई के पास जो भी डिपॉजिट्स होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, बैंक्स की, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक की, कोऑपरेटिव बैंक्स की, वो लायबिलिटीज़ हैं। प्रोसीड्स रेज्ड अंडर मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, जो भी प्रोसीडिंग होती हैं, जो भी खर्चे होते हैं मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम्स में, जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं वो आरबीआई की लायबिलिटीज़ हैं। नॉन मॉनेटरी लायबिलिटीज सच एज करेंसी एंड गोल्ड रिवॉल्यूशन अकाउंट कंटिजेंसी रिजर्व, और जो भी नॉन मॉनेटरी लायबिलिटीज़ है यानी कि पैसे की फॉर्म में नहीं है, जैसे कि करेंसी हो गई या गोल्ड रिवॉल्यूशन अकाउंट हो गया, कंटिजेंसी रिजर्व हो गया, ये भी आरबीआई की लायबिलिटी है, ये आरबीआई को वापस करनी है। इसके बाद एसेट्स आरबीआई की क्या क्या होती है देखिए, फॉरेन करेंसी एसेट एफसीएज, इसमें वो इन्वेस्टमेंट होती हैं जो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड में होती हैं, बॉन्ड्स जो होते हैं दूसरी सेलेक्टेड गवर्नमेंट के, डिपॉजिट्स होते हैं फॉरेन सेंट्रल बैंक्स के और फॉरेन कमर्शियल बैंक्स के, ये होती है असेट्स किसकी, आरबीआई की। गोल्ड कॉइन्स बुलियंस जो होते हैं गोल्ड कॉइन, वो आरबीआई के असेट्स हैं। रुपी सिक्योरिटीज़ इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जो भी रुपी सिक्योरिटीज़ हैं जिसमें कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी हैं वो भी आरबीआई के असेट्स हैं। लोन्स एंड एडवांसेस जो होते हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के, कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव बैंक्स, नाबार्ड एटसेट्रा, ये आरबीआई की असेट्स हैं, यानी कि इन सब असेट्स का यूज़ करके आरबीआई फर्दर प्रोसीडिंग कर सकता है। इन्वेस्टमेंट ऑफ आरबीआई इन नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज़, जो भी
इन्वेस्टमेंट होती है आरबीआई की नॉन गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ में, ये सभी क्या हैं आरबीआई की इन्वेस्टमेंट यानी कि असेट्स होती हैं। इसके बाद देखेंगे इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क ईसीएफ। जो इकोनॉमिक कैपिटल होती है वो ऑफ ए सेंट्रल बैंक इंक्लूड इट्स कैपिटल रिजर्व, इसमें होते हैं देखिए कैपिटल रिजर्व, रिस्क प्रोविजंस और रिवैल्यूएशन बैलेंसेस, यानी कि जो भी रिस्क लेने के काम जो कैपिटल आती है और जो जिसमें रिवैल्यूएट किया जाता है बैलेंसेस का, वो होती है आपकी इकोनॉमिक कैपिटल और किसी भी सेंट्रल बैंक की। जो इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क है वो प्रोवाइड करता है एक मैथोडोलॉजी, किस प्रकार की मैथोडोलॉजी, फॉर डिटरमाइनिंग द अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ रिस्क प्रोविजंस एंड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन टू बी मेड अंडर सेक्शन 47 ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934, यानी कि आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 47 के अंदर जो भी प्रॉफिट और जो भी रिस्क डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोविजंस बनाए गए हैं उनको ये डिटरमाइन करती है। इसके बाद देखेंगे हम सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी, तो हम इसे कंप्लीट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।